तो उसको हम लगभग मान के चलते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर मान लिया जाता है। इसलिए व्यवहार में वायु की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निर्वात या शून्य की अपेक्षा अपवर्तनांक, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है, उसी के बराबर हम क्या करते हैं, मान सकते हैं। किसके बराबर, यानी कि जो वायु का अपवर्तनांक होता है उसी का अपवर्तनांक हम निर्वात में भी जो अपवर्तनांक होता है उसके अपवर्तनांक के बराबर मान सकते हैं। बात समझ आया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश के चाल जो होता है वह लगभग हम वायु में प्रकाश के चाल के बराबर मान लेते हैं ना, तो उसी प्रकार कह रहा है कि इसका जो अपवर्तनांक होगा वही अपवर्तनांक हम निर्वात या शून्य के अपेक्षा शून्य में मान सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अपवर्तनांक किसका निकाला जाए, किसका, वायु का जो अपवर्तनांक निकाला जाएगा वह लगभग निर्वात या शून्य में जो अपवर्तनांक निकलेगा उसी के बराबर हम क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। कोई दिक्कत। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। उस दिन हम लिखे थे इसको, मालूम है ना, यानी कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ कौन सा है, हीरा है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक। बात समझ में आया। अगला पॉइंट, अगर जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश के चाल अधिक होती है। बात समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, उसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा। यानी कहने का मतलब ये है, देख लो हीरा का अपवर्तनांक क्या है, अधिक है, इसमें प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा। बात समझ रहे ना। यानी कि जिसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसमें प्रकाश के चाल कम होगा उसमें उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो कहेंगे दो माध्यम हो। यहाँ पर माध्यम के बार बार नाम आ रहा है, हम लोग को मालूम है माध्यम के बारे में, मालूम है ना। यानी कि एक हवा हो जाएगा और दूसरा कांच हो जाएगा, नहीं तो एक हवा हो जाएगा दूसरा पानी हो जाएगा, या कांच हो जाएगा नहीं तो पानी हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक माध्यम है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि प्रकाश के चाल जिसमें अधिक होता है उसको कौन सा माध्यम मान लिया जाता है, विरल माध्यम माना जाता है ना। और जिसमें प्रकाश के चाल कम होता है उसे क्या माना जाता है, सघन माध्यम माना जाता है। तो वही कह रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, यानी कि जो दो माध्यम है उन दोनों का जो अपवर्तनांक निकाला जाएगा उन्हीं अपवर्तनांकों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है, माध्यम ये कोई एक माध्यम है और ये दूसरा कोई माध्यम है। ठीक है, मान लीजिए पहला माध्यम का अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं। तो अगर हमें इसका अपवर्तनांक अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना होगा तो N2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, N2/N1। ये क्या है, ये दूसरे पदार्थ क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षिक अपवर्तनांक है और ये दूसरा का अपवर्तनांक है। दोनों का अनुपात अब जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अपेक्षिक अपवर्तनांक मिल जाएगा। बात समझ में आया। अब आते हैं अपवर्तन के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम, हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन अर्थात मुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम लोग परिवर्तन में भी पढ़े थे। तो परिवर्तन पढ़ लिया, परिवर्तन के नियम ही पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है हमको, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम क्या होता है, तो जिस प्रकार प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते थे उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो कौन कौन से नियम होते हैं उसको देखते हैं। कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसको हम लोग पहले भी, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये हो जाएगा आपतित किरण होगा, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण होगा ना। यहाँ पर जो अभिलंब ऐसे आएगा, मान लीजिए एक माध्यम होगा ना, तो यहाँ पर जो अभिलंब आएगा ये तीनों कहाँ पे हैं, एक ही समतल में है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है। बात समझ में आया। फिर एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि तीनों एक ही तल में भी कह सकते हैं या एक ही समतल में कह सकते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर तीनों होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
क्या कह रहा है फिर देखते हैं, कह रहे किन्हीं दो माध्यमों, यानी कोई दो भी माध्यम है, समझ रहा ना, कांच सघन ले लो या विरल ले लो या सघन ले लो, कोई भी दो माध्यम है, उसमें प्रकाश की जो विशेष प्रकार की जो वर्ण है, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो कह रहे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, एक नियतांक होता है। बात समझ में आया? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो गए, कौन कौन? आपतित किरण अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ आ रहा है ना? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम सेम टू सेम इसी से संबंधित है। बात समझा? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते नहीं है तो जान लेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो ये भी चलेगा, या इसी को लिख के कह दे कि इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं इसको पूरा। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? अगर हम इसी को लिख दे डायरेक्ट कह दे तो भी हमारा आंसर सही होगा। तो कह रहे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, किसको? दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार है? यही वाला बात यहाँ पर है। तो कहेंगे किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपतन कोण हमारा आई होता है ना, और अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है स्नेल का नियम चुनने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसको चुना जाता है, साइन आई बट्टे साइन आर को। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बात समझ में आया? अब पढ़ना हमको प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो दैनिक जीवन में हमारा क्या क्या उपयोग है उसको देखना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे दिए गए जो कि हम लोग इससे खूब अच्छा से परिचित हैं, है ना, परिचित। तो कह रहा है जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाश तक कहाँ जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम लोग मालूम है ना, यानी कि जब प्रकाश कहाँ से, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो किधर जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर उसी के बाद अगर यहाँ पर देख लेना है, वही पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना होगा कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है, लंबवत, सीधा पड़ती है, तो बिना मुड़े हुए क्या करती है, निकल जाती है। ठीक है, यानी कि वो बिना मान परिवर्तित हुए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आएगी वैसे ही वहाँ पार कर जाती है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है यानी कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि मान लेते हैं, हम कह दिए कि पानी के सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। किस कारण पानी के सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, देखा होगा तो लोग, जैसे कि मान लेते एक बाल्टी में पानी भर लेना, उसमें छड़ी रख दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ देर के बाद जब पानी शांत हो जाता है तो हमको उसमें छड़ी कैसा दिखाई पड़ता है, मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, लगता है कि वो बीच में से क्या हो गया है, मतलब मुड़ गया है। तो किस कारण होता है, तो इसी कारण वो भी होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो कह रहे कि जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है, जब सीधा रखेंगे तो नहीं होगा, कैसा रखना है, तिरछा रखना है। तो कह रहा कि तिरछी रखी होती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। कैसा दिखाई पड़ती है, मुड़ी हुई। जब तिरछा किसी छड़ी को अगर पानी में यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि छड़ी है ना ये, जब हम पानी में इसको रखें तो कैसा दिखाई पड़ रहा है, मुड़ा हुआ, यानी कि ये दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। अभी इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। छड़ी के सिरे सी से आती प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से कहाँ आती है, हवा में आती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सी है, यहाँ से जो प्रकाश किरण ये मान लो पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और ये के ऊपर क्या है, हवा है। तो पानी से कहाँ आती है, हवा में आती है। तो ये पानी होगा और ये क्या हो गया, हवा हो गया। अगर दोनों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो पानी कौन सा माध्यम होगा, पानी हो जाएगा सघन माध्यम, हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो हम यहाँ पर देखे हैं क्या कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है तो कहते हैं अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगी, मुड़ कर इधर आएगी।
दिखाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहा है कि सतह पर पानी से हवा में जाती है और इसलिए अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। आंख को ये किरण सी डैश यानी दिख रहा है कि यहाँ से, लेकिन दिखाई देता है यहाँ से, बस समझे ना, सी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात हम कहते हैं कि छड़ी कैसा दिखाई पड़ रही है, मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। बात समझ में आया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिगर भी नोट करना है।